बहुत ही आदरणीय और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आदरणीय श्री श्रीनिवास गोयल जी, हमारी बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता जो आपके यहाँ हमारी चुनाव कैंडिडेट थी भारतीय जनता पार्टी की उकलाना विधानसभा से, बहन श्रीमती आशा खेदड़ जी, श्री रामफल नयन जी, हमारे तीनों नवनियुक्ति कहूँगा मंडल अध्यक्ष श्री संदीप धमीजा जी, दिलबाग सिंह जी, सुशील रेडू जी, मेरे पिताजी के बड़े पुराने साथी श्री उदयवीर पूनिया जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों और प्रेस से आए मेरे सभी साथीगण, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन 2-3 चीज़ें आपके साथ साझा करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि मार्च के महीने से पूरी दुनिया, या पूरा देश तो है ही, पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है। और ख़ास तौर पर जो अप्रैल और मई के महीने में जो लॉकडाउन हुआ था, वो दुनिया के इतिहास में शायद इतना भारी लॉकडाउन, इतनी बड़ी आबादी के देश का, 130 करोड़ से ऊपर के देश का इतना बड़ा लॉकडाउन दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। निसंदेह सबको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो परिस्थिति है वो कितनी विकट है और इससे जूझने का शायद हमारे पास उस समय इतना तामझाम नहीं था, इतनी सुविधाएं या व्यवस्था नहीं थी। और ये 2 महीने का जो समय था अप्रैल और मई का, इसमें हम इस महामारी का मुकाबला करने में सक्षम बनने के लिए इसमें सबसे ज्यादा प्रयास किया गया। लेकिन ये जरूर है कि जो जीवन की गति है वो सिर्फ धीमी नहीं हुई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी। चाहे वो आर्थिक व्यवस्था की बात करें या सामाजिक जीवन की बात करें, उस पर एक हिसाब से पूर्ण विराम सा लग गया था काफी लंबे समय के लिए। धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ और बहुत लोग ये एक चर्चा करते हैं कि जी जब केसेस कम थे तब तो लॉकडाउन था, और जब ये केस बढ़ने शुरू हो गए तो खोलना शुरू कर दिया। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। जवाब इसका बड़ा सरल सा है। ये महामारी एक बार जब निकल जाए ना, उसके बाद इसको पकड़ नहीं सकते। ये कोई जानवर या पशु नहीं है जिसने हाथ के आपने कोने में ले जाकर उनको पकड़ लोगे। तो वो जो 2 महीने का समय था, उसका मुख्य उद्देश्य ये तो था ही कि अगर ये रुक सके जिस प्रकार से भी, और उन 2 महीने में रुकी भी रही, क्योंकि लोगों का आपस में मिलना जुलना नहीं हुआ था और काम काज सब बंद हो गया था। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये था कि उस समय में अपनी तैयारी कर ली जाए, जो जितनी भी हमारी जो ये आपका मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए। क्योंकि जब ये महामारी आई उस समय ना तो पीपीई किट होते थे, ना ये वेंटिलेटर वगैरह की संख्या थी, और ना शायद अस्पताल भी इससे जूझने के लिए उस तरह से सक्षम थे। तो ये सारी की सारी व्यवस्था जो है उन 2-2.5 महीने में हुई है। और लेकिन जीवन को आप सदा रोक के नहीं रख सकते, इसलिए सारी चीजें धीरे धीरे पिछले 3 महीने में, खास तौर पर जून, जुलाई और अगस्त के महीने में, मैं ये कहता हूँ करीब 70-75% चीजें जो हैं वो दोबारा से खुल चुकी हैं, और यह सितंबर के महीने में शायद सारा का सारा खुल जाएगा। लेकिन इसके खुलने के पीछे जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि एक सामान्य जीवन जो है उस पे हम किसी तरह से दोबारा आ सकें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ खासतौर पर देहात में लोग ये मान के ज्यादा ही सामान्य हो गए। ये ज्यादा सामान्य है नहीं। इस गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी आपदा है ये नहीं है कि आज खत्म होनी है या 15 दिन बाद या
3 महीने बाद खत्म होगी। ये कब तक चलेगी अभी इसका किसी को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नए तरह की एक आपदा है जो आई है। इसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है जिसके हिसाब से दवाई बना ली जाए और लोगों को उसका इलाज कराया जाए। तो अंग्रेजी में शब्द है ट्रायल एंड एरर पे चल रहा है सारा का सारा इलाज जो इसका है। और आज के दिन इसकी मारक शक्ति हमारे देश में कम है, लेकिन कल कोई ज्यादा भी हो सकती है। तो इस बुलावे में किसी को नहीं रहना चाहिए कि इस तरह तो कुछ नहीं हो रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 1 हफ्ते से रोज के 1000 से ज्यादा लोग मरने लग रहे हैं इससे। तो इस बुलावे में कोई ना रहे कि, लेकिन ये है दुनिया के स्तर पे यदि आप आंको तो उसमें हमारी जो हमारे यहाँ जो फेर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं, मतलब ये कि जितने लोग पॉजिटिव आते हैं और उस पर कितने दुर्भाग्यवश लोग अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं, वो संख्या दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। प्रतिशत की यदि हम बात करें, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मेक्सिको का। मेक्सिको एक देश है अमेरिकी महाद्वीप पे, और ज़्यादा छोटा देश नहीं है वो, 13.5-14 करोड़ की आबादी है। तो हिंदुस्तान के हिसाब से तो हमारा 10वां हिस्सा है वो, लेकिन है 13-14 करोड़ का देश। वहाँ पे मैं पिछले करीब महीने से उसको फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ पे करीब 5.5 से 8 हज़ार केस रोज के आते हैं। केस से मतलब जो पॉजिटिव टेस्ट हो गए, लेकिन मरने वालों की संख्या वहाँ पे 600 से और 900 तक आती है। मतलब ये कि वो लोग जो पॉजिटिव वहाँ होते हैं उसमें से 10 से 15% लोग हैं जो अपनी जान से हाथ को बैठते हैं, जबकि हिंदुस्तान में अभी तक ये जो प्रतिशत है ये करीब 1.25% के आसपास है। हमारे यहाँ पिछले हफ्ते से आपने देखा हो करीब 80-82 हज़ार केस रोज के हैं, जिसके ऊपर जो लोग अपनी जान दे बैठते हैं वो संख्या करीब 900,000 के आसपास। तो यदि उस हिसाब से बात करें तो अभी तक हम बचाव में हैं, लेकिन इस बचाव में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं इनका हम पालन करें। मैं इससे निकल चुका हूँ, और आज के दिन तक तो साइंस यही कहती है कि जिसको एक बार हो लिया उसको कम से कम 4-1 महीने तक ये दोबारा होने की संभावना नहीं है। ना मैं किसी से ले सकता, ना मैं किसी को दे सकता लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अपने आप को एक सुरक्षित रखने का है, ये खुद को भी और मेरे से आपको ना हो जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों ने देखा कि जब ये खुला जून के महीने में, उसके बाद मैंने हल्के में घूमना शुरू किया, और 2 बचे थे, लड़वा और उगलाना, और फिर 1 तारीख को मैं पॉजिटिव हो गया। अब आप देखो तो लाइन लगी हुई, जो भी विधानसभा आई, 1 दिन का सेशन होना था, विधानसभा आई इसलिए टेस्ट होना पड़ा। उसमें कितने बड़े बड़े लोग, हमारे मुख्यमंत्री तक भी उसमें पॉजिटिव आए, हमारे स्पीकर पॉजिटिव आए, 2 कैबिनेट मंत्री पॉजिटिव आए, मेरे ख्याल से 6 या 7 MLA उसके अंदर पॉजिटिव आए। और एक ऐसी स्थिति आप देखें, यही हरियाणा जैसी, पंजाब में भी उनका भी सेशन था, 117 का मेरे ख्याल से उनका हाउस है। सेशन के लिए टेस्ट किए, 30 MLA और मंत्री उनके पॉजिटिव आए। उन्होंने सेशन शायद किया भी नहीं उसके बाद, मेरे ख्याल से उसको पोस्टपोन कर दिया। तो कृपया करके इस गलतफहमी में ना रहें कि इसमें तो कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, जिसके नहीं होता बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके चिपट जाए उसका कुछ भी हो सके। उसके बाद यूपी में 2 कैबिनेट मंत्री अपनी जान गंवा चुके। मेरा जब मैं नौकरी में था तो मेरा साथी जो था मेरे साथ, जिसने नौकरी ज्वाइन करी थी, वो कमिश्नर है वहाँ पर। 2 दिन के अंदर पहले उसके पिता की डेथ हुई, उसके बाद अगले दिन उसकी माँ की मौत हुई। उसकी बहन पॉजिटिव है, खुद पॉजिटिव है, अपने माँ बाप के दाज पे भी नहीं जा सका। तो अभी आस पड़ोस में नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कुछ नहीं होता। तो जो मैं बता रहा हूँ, रोज के करीब 1000 आदमी जो हैं वो इस संकट की वजह से अपनी जान देने लग रहे हैं। तो ये मैंने इसको ज़्यादा बोलना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोगों ने ढील बरतनी बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है। ढील बरतो सिर्फ उस हद तक
जो आपके जीवन यापन के लिए जरूरी है, काम धंधे के लिए। अब दिल्ली का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। दिल्ली में आप आज के दिन जाओगे, आपको दिल्ली में शायद कोरोना से पहले जितनी भीड़ होती थी उससे ज़्यादा भीड़ नजर आएगी, क्योंकि मेट्रो नहीं चल रही। मेट्रो ना चलने का मतलब यह करीब 25 से 28 लाख आदमी जो मेट्रो में सफर करता था वो सड़क पे है, तो उससे गाड़ियों की संख्या, स्कूटर की संख्या या जो भी है वो बढ़ी। लेकिन यदि आप दिल्ली के बाजारों में जाओगे तो आप पाओगे दुकानें खाली हैं। मतलब लोग घर से निकल रहे हैं लेकिन वो अपना काम धंधे तक अपने आप को सीमित रखने लग रहे हैं। जिसको दफ्तर जाना है, किसी को फैक्ट्री जाना है, किसी की दुकान है, वो अपना काम करते हैं और सारा दिन उसके बाद वो घर आता है। तो मैं दिल्ली का उदाहरण खास तौर पे इसलिए दे रहा हूँ कि दिल्ली में 1 महीना पहले बाकी ये भावना आई थी कि दिल्ली ने काबू कर लिया, संख्या कम होनी शुरू हो गई थी, अस्पतालों में जो बिस्तर हैं उनकी कमी खत्म हो गई थी क्योंकि केसेस आने बहुत कम हो गए थे, और ये माना जा रहा था कि दिल्ली ने शायद अब इसको काबू कर लिया। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से जो हालात थे वो दोबारा से बदल गए। दिल्ली में पिछले 2-3 दिन में जितनी संख्या आई है केसेस की, उतनी तब भी नहीं आई थी जब केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो ये कुछ चीज़ है जो आप ध्यान में रखें। और हरियाणा का खास तौर पर, हरियाणा में 2 महीने 2.5 महीने स्थिति बहुत अच्छी रही, लेकिन अब हरियाणा भी उन प्रदेशों में आ गया जहाँ पे ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और ये तो टेस्ट है, टेस्ट एक दिन में अब करीब 10.5-11 लाख टेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जो सेरो सर्वे बोलते हैं, आबादी का एक हिस्सा लेके और उसके सर्वे हुए हैं, उस सर्वे के हिसाब से अकेले दिल्ली में 65 लाख लोगों को ये हो लिया है। जो एक्चुअल टेस्ट हैं उसके हिसाब से तो करीब 40 लाख के आसपास हम पहुंचे हैं, लेकिन सेरो सर्वे कहता है कि अकेले दिल्ली में 65 लाख के आसपास लोगों को ये हो लिया। सौभाग्य की बात यह है कि 70% से ज़्यादा लोग वो हैं जिनको ये हो लिया लेकिन उनको पता ही नहीं कि तुम्हारे हो लिया। बहुत अच्छी बात, क्योंकि खांसी जुकाम हुआ, कईयों को तो वो भी नहीं होता, तो बस वो शरीर में आके और उसका निकासी हो जाती है और बात खत्म हो जाती है। पूना का जो शहर है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा शहर है पूना में जो सर्वे हुआ, 52% आबादी जो है वो इससे प्रभावित हो चुकी है। प्रभावित से मतलब उनको ये कोरोना हो चुका है, होके और जा लिया। तो उस दृष्टि से यदि देखें तो हम एक देश के तौर पे हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका फैलाव अब अपने बिल्कुल चरम की तरफ चला हुआ है। आप ये सोचो ये कम हो रहा है, ये कम नहीं है, ये असली बढ़ाव का समय ही अब आया है इसका। वो तो 2 महीने शुरू में रुक गया था, लेकिन क्योंकि इसका प्रचलन तो जैसे ही लोगों का मेल जोल दोबारा शुरू हुआ, काम धंधा शुरू हुआ, उसके साथ साथ वो दोबारा बढ़ा। तो ये कृपया करके जो इसके 2-3 चीज़ों की उम्मीद रखी जाती है, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक अपने हाथों की साफ सफाई है और एक मास्क है, और कोई उसके अलावा लंबी चौड़ी कोई जो मेडिकल वाले हैं वो और इसके बचाव के लिए और कुछ नहीं कहते, क्योंकि कोई दवाई तो है नहीं, वैक्सीन अभी आई नहीं और शायद अभी कई महीने और नहीं आता। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसके प्रति सजग रहें तो हम सब के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी साझा करना चाहूँगा कि जब ये महामारी शुरू हुई तो जो हमारे एमपीज़ की जो ग्रांट थी वो आप ये मान लीजिए तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई थी और आने वाले 2 साल के लिए सस्पेंड कर दी गई थी। तो वो एमपी के माध्यम से जो हम साल में 5 करोड़ रुपया जो मिलता था, जो हम अलग अलग कामों के लिए दे सकते थे, खास तौर पर उसमें ऐसे काम होते थे जिसमें सरकार अपनी स्कीमों के माध्यम से पैसा नहीं लगा सकती, तो वो जो ग्रांट है वो 2 साल के लिए सस्पेंडेड है। श्रीनिवास जी ने जिक्र किया कि मैंने यहाँ पहला प्रोग्राम जो इलेक्शन के बाद हुआ था उसमें 21 लाख की घोषणा की थी,
तो मैंने अभी जो पैसे दिए हैं, क्योंकि हुआ क्या था, मेरे सिर्फ 2.5 करोड़ आए, मतलब पहले साल की आधी ग्रांट जब ये बंद हो गया, तो उस 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ 4 लाख तो मैंने इस कोरोना के लिए दे दिए थे, मशीनों के लिए और ये मास्क और ये जो सैनिटाइजर वगैरह इनके लिए, और बचे करीब 1.5 करोड़। तो मैंने जितनी घोषणाएं की थी उन घोषणाओं का एक हिस्सा मैंने उठाया, जिनमें शायद मैंने अनाउंसमेंट्स पहले करी थी, और उनको मैंने जो बकाया पैसा था वो दिया है, 1.5 करोड़ जो मैंने बताया। अनाउंसमेंट तो मैं शायद 5.5-6 करोड़ भी कर चुका था, क्योंकि किसी को अंदेशा नहीं था कि ये समय भी देखना पड़ेगा। और एमपी लैंड में क्या चीज़ होती है, बजट के साथ खत्म नहीं होता, वो चालू रहता है। अगर आपने घोषणाएं की हैं इस साल के 5 करोड़ यदि 31 मार्च तक नहीं खत्म हुए तो आगे भी चालू रहते हैं। तो आदमी कभी ये नहीं सोचता कि ये, जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ कि दुष्यंत चौटाला जी के अनाउंस किए हुए अभी भी कुछ काम हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि वो एमपी की टर्म तो उनकी खत्म हो गई थी, लेकिन जो अनाउंसमेंट की इसका पैसा आया हुआ है वो चलता है। तो लेकिन अब ये चीज़ फिलहाल 2 साल के लिए बंद है। तो जो मैंने पहले अनाउंसमेंट्स की थी उनका एक हिस्सा ही है जिसके लिए मैं अभी पैसे दे पाया हूँ, मैंने वो सारा रिलीज कर दिया है, और वो आगे भी निकलना शुरू हो गया जिस संस्था को जाना है। मैं एक और चीज़ आपके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी को बुलावे में या मीठी गोली देने में विश्वास नहीं रखता। आर्थिक तौर पे ये बड़ी तंगी का समय है जो अब शुरू हुआ है इस कोरोना की वजह से, क्योंकि कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है तो टैक्स कहाँ से आएगा। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे कि बैंकों ने अपना ब्याज लेना कितने समय के लिए बंद कर दिया और इस तरह की चीज़ें। और आपने हाल में ये भी पढ़ा होगा कि जो जीएसटी का पैसा जो राज्य सरकारों को आता है उसमें बहुत भारी गिरावट आ गई है, उसमें बहुत भारी कमी आ गई है। तो ये आने वाला जो कुछ समय है, ये वो विकास के कार्य जिन पर पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ती है उन पर उसका असर पड़ेगा। इससे कोई भागने की बात नहीं है। ये विश्वव्यापी चीज़ है जो पूरी दुनिया में हो रही है, और हम भी इससे ना छूटते हैं और ना इससे पूरी तरह से बच के कोई रह सकता है। तो इन चीज़ों के लिए इसका मैं खास तौर पर जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक पैसे हों तब तक तो राजनीति करना और सरकार चलाना बहुत सौखा सा काम, जिसने जो मांगा दे दिया। लेकिन असली परीक्षा जो है पार्टी की, संगठन की, कार्यकर्ता की, नेता की, असली परीक्षा तब होती है जब संसाधनों की कमी हो और उसके बावजूद भी परिस्थिति को जो है वो संभाला जाए। तो ऐसे में जो आपका दायित्व है, पार्टी के सभी जो मेरे साथी हैं, वो इस परिस्थिति में उस हिसाब से वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा श्रीनिवास गोयल जी ने उस बात का जिक्र किया, मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगा। राजनीतिक परिस्थिति प्रदेश में कुछ ऐसी बन गई है कि यूं नहीं समझ में आती कि हम अंदर हैं या बाहर, क्योंकि गठबंधन सरकार की मजबूरी होती है अपनी। वो आदमी जिस तरह से खुल के काम करना चाहे या खुल के बात कहना चाहे वो नहीं कर पाता, और ना करनी चाहिए क्योंकि इसकी एक मर्यादा होती है। तो श्रीनिवास जी ने कहा कि हमें मजबूत रहना है और वो सब ठीक रहेगा, सरकार भी अपनी है, मुख्यमंत्री भी अपना है। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो बातों में आपको ये भी बता गए कि गठबंधन है तो उसकी जो मजबूरी है उसको भी हमको समझना पड़ेगा, और उस नाते किस प्रकार से क्षेत्र में काम होगा उसमें भी आपको एक अपनी अलग नीति कह लीजिए या प्रक्रिया कह लीजिए, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में अब जो हमारी पार्टी का चलन है कि हर 3 साल के बाद जो पार्टी संगठन है वो उसमें बदलाव आता है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए थे 1.5 महीना पहले,
अब उसके बाद जिला के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो उनकी नियुक्तियां हुई हैं और अब प्रदेश संगठन में नियुक्तियां होंगी, जिला स्तर पे होंगी, नीचे होंगी। तो ये पार्टी का एक सुनियोजित तरीके से जो लोगों को जिम्मेवारी देने का जो एक काम है वो निरंतर चलता रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक परिस्थिति वो नहीं है जो पिछले 5 साल में। तो जो भी लोग अब दायित्व संभालेंगे उनके लिए काम पहले वालों से ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि हम सब इसमें अपना जो कर्तव्य है वो पूरी तरह से निभा पाएंगे और उसको आगे ले जा पाएंगे। पार्टी का जो संगठन है उसको और मजबूती देने की बहुत ज़रूरत है, खासतौर पर देहात के अंदर। उसको आगे बढ़ाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में पार्टी और पार्टी का संगठन जो है वो ग्रास रूट्स पे, बिल्कुल ज़मीनी क्षेत्र पे जो मजबूती उसे पिछले 6 साल में खास तौर पर मिली है वो उससे कहीं ज़्यादा और मजबूत होकर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पुराना का प्रोग्राम बना था शायद फरवरी में या मार्च के शुरू में, 8-9 गाँव का एक प्रोग्राम बना था जो किन्हीं कारणवश मैं नहीं आ पाया था। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि मैं भी स्वस्थ रहूँगा और आप सब भी स्वस्थ रहेंगे और तालमेल जो है और मेल जोल जो है वो आगे बढ़ेगा। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगातार 18 दिन का पार्लियामेंट सेशन है। ये शायद पहली बार हो रहा है कि पार्लियामेंट सेशन में शनिवार इतवार नहीं है। 14 से 1 तारीख तक। तो उस समय में यदि किसी भी भाई को कोई काम हो तो जो दोपहर से पहले का समय है उसमें मैं घर पे हूँगा, आप कभी भी आके मिल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा जो है वो दोपहर बाद बैठेगी उन 18 दिन में और राज्यसभा सुबह बैठेगी। तो सुबह का जो समय है 2 बजे तक आप में जिसको उस समय में उन 18 दिन में यदि कोई काम हो तो आप निसंदेह बिना झिझक के आप दिल्ली मेरे निवास पर आ सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि आने वाला समय जो है तो चुनौती भरा समय है और उसमें हम पार्टी के तौर पर, सरकार के तौर पर खरा उतरें, ये हम सबकी, हमारा सबका प्रयास रहेगा और लोगों को हमसे उम्मीद मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत 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 धन्यवाद लोकप्रिय सांसद चौधरी जितेंद्र सिंह जी का। आपकी सभी की स्वास्थ्य की कामना करते हुए अब मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता सत्यनारायण बंसल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें और धन्यवाद के बाद जिनकी भी समस्याएं हैं वो एक एक करके सुन के जाएंगे। लेकिन कोविड-19 चल रहा है, बचाव में ही बचाव है। यहाँ पर दरवाजे पे जैसे सभी खड़े हैं तो एक एक करके सभी की समस्या सुनी जाएगी और जिनकी यहाँ पर बैठे